नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 3 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यूपी सरकार ने किस बीमारी के खिलाफ वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है फाइलेरिया के खिलाफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 से 15 फरवरी तक फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है। फाइलेरिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य के 17 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा और केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2027 तक फाइलेरिया को देश से खत्म करना। फाइलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर जनित परजीवी संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है हाथ पैर जो है हो जाते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी जानलेवा संक्रमण होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी लखनऊ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट यहाँ की 80 हैं, राज्यसभा सीट 31 हैं और विधानसभा सीट यहाँ पर 30 हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जनवरी 2024 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जैसा को नियुक्त किया गया है। BCCI सचिव जैसा लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार जैसा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया है। ठीक है, तो जो इसका कार्यकाल होता है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए चुनाव होता है। तो ये लगातार तीसरी बार इसके अध्यक्ष बने हैं। 31 जनवरी 2023 को हुए वार्षिक आम बैठक में इनकी नियुक्ति को सर्वसम्मति से 31 जनवरी 2023 को हुई वार्षिक आम बैठक में इनको सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। जैसा को जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन से ACB की कमान मिली थी। ठीक है, तो इनसे पहले नजमुल हसन इसके अध्यक्ष थे और अब ये 2021 के बाद जैसा इसके अध्यक्ष बने हुए हैं लगातार 3 बार से। ACC यानी एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। स्थापना 19 सितंबर 1983 को की गई थी। 25 इसके सदस्य हैं। कोलंबो में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में। वर्तमान महासचिव इसके या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये जैसा है। ठीक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया और इसका आयोजन 1 से 3 फरवरी तक किया जा रहा है। सबसे बड़े वाहन बाजारों में से एक भारत का लक्ष्य 2030 तक सभी यात्री वाहनों में निर्यात की हिस्सेदारी को 14% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना है। उंगलई थेड़ी उंगलई ओरेल योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने उंगलई थेड़ी उंगलई ओरेल आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना, ठीक है, योजना का शुभारंभ किया है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य में सेवा वितरण की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत कलेक्टर और वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रति माह चौथे बुधवार को एक तालुका में 24 घंटे बिताना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो किसी एक ग्राम या तालुका में जाएंगे और वहाँ पर अपने 24 घंटे बिताएंगे और उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को समझेंगे। ठीक है, जिससे उनके द्वार पर जाकर के सेवाएं उनको दी जा सकें। ठीक है, तो ये योजना शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। चेन्नई में इसकी राजधानी है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। 39 लोकसभा सीट, 18 राज्यसभा सीट और 234 यहाँ विधानसभा सीट हैं और ये हैं यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। हाल ही में ICC द्वारा जारी ICC टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये शीर्ष पर रहे हैं R. अश्विन। तो हाल ही में ICC ने अपनी नवीनतम रैंकिंग जारी की है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि भारत के जो खिलाड़ी शीर्ष पर रहे हैं, भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही है या फिर जो शीर्ष पर रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो ICC टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें R. अश्विन रहे हैं। ठीक है, और ICC टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में और स्थान पर देखें तो पहले स्थान पर R. अश्विन है। इसमें चौथा स्थान जसप्रीत बुमराह को दिया गया है और 6वें स्थान पर भारत के रविंद्र जडेजा हैं। तो आपको पहला स्थान याद रखना है और जो भारतीय खिलाड़ी जिस रैंक पे हैं उसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे केवल पूछा जाएगा तो पहले स्थान पर कौन रहा है ये पूछा जाएगा एग्जाम में।
आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में देखें तो इसमें केन विलियमसन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, ये पहले स्थान पर रहे हैं, जो कि टॉप 10 में केवल एकमात्र खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज रहे हैं 6वें स्थान पर विराट कोहली। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडरों की सूची में रविंद्र जडेजा पहले स्थान पर रहे हैं। तो आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा पहले स्थान पर रहे हैं, जो कि भारत के रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है, और अक्षर पटेल 6वें स्थान पर रहे हैं। तो आईसीसी ओडीआई गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं आर अश्विन। आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं पाकिस्तान के बाबर आजम, दूसरे स्थान पर शुभमन गिल, तीसरे स्थान पर विराट कोहली और चौथे स्थान पर भारत के रोहित शर्मा ये रहे हैं, ठीक। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा है। आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग की बात करें तो भारत पहले स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। आईसीसी मेंस टी20 टीम रैंकिंग में भारत पहले पर, न्यूजीलैंड दूसरे पर है। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पर है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। आईसीसी वुमेन्स टी20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पर है और भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो ये प्रमुख आईसीसी के द्वारा जारी रैंकिंग थी। अगला प्रश्न है वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा पोखरण फील्ड रेंज राजस्थान में। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण रेंज में मेगा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। वायु शक्ति 2024 में 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। पोखरण परीक्षण रेंज की बात करें तो भारत के परमाणु परीक्षण का एक प्रमुख घटक है और ये पोखरण नगर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित सेना के द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जैसलमेर के पोखरण में स्थित है, लेकिन जो वहाँ का पोखरण नगर बोर्ड है उसके अधिकार में ये नहीं आता, ये सेना के अधिकार में आता है, ठीक है। यह पोखरण शहर से 45 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। परीक्षण रेंज का निर्माण भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा 1974 से पहले किया गया था, ठीक है, क्योंकि 1974 में इसमें परीक्षण किए गए थे। भारत के परमाणु परीक्षण की बात करें तो पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 के नाम से किया गया था। 18 मई 1974 को भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण था, ठीक है, और इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था और ये परमाणु परीक्षण पोखरण परीक्षण रेंज में ही किया गया था, इसीलिए इसे पोखरण 1 नाम दिया गया था और यहीं पर यह वायु शक्ति अभ्यास हो रहा है। और दूसरा जो भारत का परमाणु परीक्षण था वो पोखरण 2 था। ये 11 और 13 मई 1998 को डीआरडीओ और परमाणु ऊर्जा आयोग इन दोनों ने मिलकर के पोखरण रेंज में 5 और परमाणु परीक्षण किए थे, ठीक है, और जिसे पोखरण 2 नाम दिया गया था। तो जो बाद में जो 5 परमाणु परीक्षण और किए थे उनको पोखरण 2 नाम दिया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, परमाणु परीक्षण से संबंधित, तो ये भी आप याद रखिए। 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है फरीदाबाद हरियाणा में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 फरवरी 2024 को फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 2 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी 2024 तक चलेगा। और तो ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भागीदार राज्य कौन रहा है? तो गुजरात इसका भागीदार राज्य रहा है। जबकि सांस्कृतिक भागीदार कौन है इस बार? तो उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम इसका सांस्कृतिक भागीदार है। और भागीदार राष्ट्र कौन सा है? तो तंजानिया भागीदार राष्ट्र है। सूरजकुंड मेले की बात करें तो सूरजकुंड मेला अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा, सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, ठीक है, और हरियाणा पर्यटन के द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। तो इसमें कई मंत्रालय और हरियाणा पर्यटन और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण इसमें सम्मिलित होकर के इसको आयोजित करवाते हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों में देख लेते हैं। तो पहली खबर है तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में एक अग्रणी योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए कलेगनार स्पोर्ट किट पहल राज्य भर में 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान की जाएंगे, ठीक है। तो ये योजना किस नाम से शुरू की गई है? तो कलेगनार स्पोर्ट्स किट पहल या कलेगनार स्पोर्ट्स किट योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या है कि जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए ये योजना शुरू की है और इसमें जो है 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान की जाएंगी। ओमान और भारत ने सैन्य उपकरणों की खरीद सहित रक्षा क्षेत्र में
नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ओमान की राजधानी मस्कट में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और ओमान के बीच सैन्य सहयोग पर समझौता हुआ है। सैन्य उपकरणों की खरीद एवं सैन्य सहयोग पर समझौता हुआ है। नौसेना ने असैन्य नागरिकों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस घोषित किया है। ठीक है, तो नौसेना में जो डिफेंस लोग होते हैं, उसके अलावा जो असैन्य कर्मचारी होते हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए नौसेना असैन्य वर्ष इसको घोषित किया गया है 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ ये गुजरात का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। इससे पहले गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद और राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। अब तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत का एयरपोर्ट बन गया है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पूर्व डिप्टी RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून राशिद खान को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। PM गति शक्ति शिखर सम्मेलन का आयोजन फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सहयोग से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, तो PM गति शक्ति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। केन्या ने मूल्यवान खनिज कोल्टन के अपने पहले भंडार की खोज की है। ठीक है, तो जो कोल्टन है वो मूल्यवान खनिज है और इसकी खोज केन्या ने की है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास दुनिया के 70% से अधिक कोल्टन के भंडार हैं। ठीक है, और इस दुर्लभ खनिज का उपयोग इलेक्ट्रिक कार बैटरी निर्माण, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो कोल्टन जो खनिज है, मूल्यवान खनिज है, उसकी खोज हाल ही में कहाँ की गई है? तो केन्या में अपने पहले खनिज भंडारों की इसकी खोज की है। लेकिन इसके जो सर्वाधिक भंडार हैं वो किसके पास हैं? तो DCR यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास इसके पास दुनिया के 70% इसके रिजर्व हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।